नमस्कार, शाम के 4 बज चुके हैं और वक्त हो चला है 4 के चक्रव्यूह का। मैं हूं आपके साथ ऋतु तिवारी पोखरियाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लखनऊ में बीजेपी मुख्यालय पर चल रही बैठक खत्म हो चुकी है। समर्थकों और कार्यकर्ताओं का डाटा खंगाल रही है बीजेपी। 3 करोड़ से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ने का दिया गया लक्ष्य। हर मंडल और हर जिले में होगी बीजेपी की कार्यशाला। तो अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी देगी रेटिंग। आम कार्यकर्ताओं को सीधे शीर्ष नेतृत्व से जोड़ने की है तैयारी। तो वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने की भी लक्ष्य दिया गया है। 2014 से लगातार आईटी टीम को एक बार फिर अहम जिम्मेदारी दी गई है। महाविस्तार अभियान के तहत मिशन 2024 में सभी 80 सीटें जीतने का लक्ष्य दिया गया। डेटा के जरिए प्रदेश और शीर्ष नेतृत्व तय करेगा 2024 के चुनाव की रणनीति। तो देखिए, ये बैठक चल रही थी और ये बैठक अब खत्म हो चुकी है। डाटा को लेकर क्या कुछ आंकड़ा जुटाना है कार्यकर्ताओं का, और इसके साथ ही साथ जहां एक तरफ लक्ष्य दिया गया कि आम जनता से किस तरह जुड़ना है, एक एक जनता से किस तरह जुड़ना है, इसके साथ ही साथ कार्यकर्ताओं का किस तरह मनोबल बढ़ाना है, इसका भी जिक्र किया गया। 3 करोड़ से ज्यादा नए मतदाताओं को जोड़ने की बात कही गई है। हर मंडल और हर जिले में होगी बीजेपी की कार्यशाला। और देखिए, इसके साथ ही साथ अच्छा काम करने वाले कार्यकर्ताओं को बीजेपी रेटिंग भी देगी और इसके साथ ही उन्हें सीधे तौर पर शीर्ष नेतृत्व से जोड़ने की तैयारी में भी है। तो जहां वोटिंग प्रतिशत को बढ़ाने का लक्ष्य दिया गया है, तो 2024 के लिए बीजेपी ने अब कमर कस ली है। जहां एक तरफ कार्यकारिणी की बैठक हुई थी और उस बैठक के बाद जो रणनीति तय की गई थी, वो रणनीति अब कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में नजर आने लग गई है। और अधिक जानकारी के साथ मनीष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मनीष, बैठक खत्म हो चुकी है, क्या जानकारी है इस बैठक में? क्योंकि देखिए, डाटा को लेकर कई अहम पहलू निकलकर सामने आए हैं। जहां एक तरफ मतदाताओं से कैसे जुड़ा जाए वो है, दूसरी तरफ कि कार्यकर्ताओं को किस तरह उत्साहित किया जाए और इसके लिए किस तरह की प्लानिंग बीजेपी के सामने आई है। देखिए, सबसे अहमियत है इम्पॉर्टेंट होता है ये समझना कि जिस तरीके से जो डाटा एनालिसिस की एक वर्कशॉप रखी गई थी आज भारतीय जनता पार्टी में, उसी के साथ साथ इस अभियान को जो नाम दिया गया था वो कार्यकर्ता महाविस्तार अभियान दिया गया था, जिसका लक्ष्य रखा गया है करीब 3 करोड़ से अधिक कार्यकर्ताओं को जोड़ने का इसमें लक्ष्य रखा गया। और माना जाता है जो 31% की जो वोटिंग होती है यूपी में, जो अनुमान देखा जाता है कि अगर 31% वोट किसी पार्टी को मिलता है तो वो पार्टी पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है उत्तर प्रदेश की राजनीति में। पर अब यहाँ पे एक लक्ष्य रखा गया है कि 35 से 40% तक वोट शेयरिंग जो है उसको बढ़ाना है, कार्यकर्ताओं को विस्तार करना है। करीब 3.5 करोड़ का लक्ष्य दिया गया है कि 3.5 करोड़ जो कार्यकर्ता है उनको जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। तो इसमें ये डेटा एनालिसिस की जो आज कार्यशाला होती है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले देखेंगे कि जब 2014 में जब मोदी योगी प्रधानमंत्री मोदी बने थे और अमित शाह ने कमाल संभाली थी, तो जिस तरह से आईटी और सोशल मीडिया को यूज किया गया था, जो टेक्नोलॉजीज यूज की गई थी, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म यूज किए गए थे, उसके बाद लगातार जो जीत का क्रम था वो देखने को मिला था। सोशल मीडिया में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी एक कदम आगे रहती थी तमाम राजनीतिक दलों से। उसी को लेकर अब आईटी और जो प्रबंधन है उत्तर प्रदेश बीजेपी का, या कहीं राष्ट्रीय बीजेपी के जो आईटी सेल है, उसने एक कार्यशाला शुरू की है और इन तमाम क्षेत्रों, माफ करिएगा, प्रदेशों में इसको यूज किया गया था जहां पे अभी चुनाव हुए थे। किस तरीके से पहले अपने बूथ को मजबूत करने की बात की जाती थी, सारे जो फॉर्मेशन होते थे वो पेपर होते थे, अब इसको डिजिटलाइज फॉर्म में कर दिया गया है। आपकी किस वर्ग से आते हैं, किस व्यवसाय से आते हैं, किस परिवार से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, ये पूरा उस डेटा आपके पास रहेगा। और किस तरीके से ऐसे वर्ग कितने कौन से वर्ग के लोग जुड़े हैं, कौन से व्यवसाय के लोग हमारे साथ जुड़े हैं, कौन से नए कार्यकर्ता हमारे साथ जुड़े हैं, किस फैमिली बैकग्राउंड से आते हैं, किस क्षेत्र से आते हैं, ये पूरा एक डाटा आपके ऐप में होगा। तो उस ऐप के जरिए आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हम जो कार्य योजनाएं बनाई गई हैं वो इंप्लीमेंट कैसे करते हैं, और उस वर्ग, उस व्यवसाय को, उस परिवार को, उस क्षेत्र के लोगों को कैसे वो चीज दी गई है, एक क्लिक पे पूरी जानकारी दी जाएगी। साथ ही साथ जो नए लोग जुड़ रहे हैं उनकी जो
प्रोफेशन है या कहें जिस क्षेत्र से आते हैं उनकी पूरी जानकारी होगी। और इसको लेके प्रदेश नेतृत्व और शीर्ष नेतृत्व दोनों आगे आने 2024 का जो चुनाव है उसके पहले जब वो आपका डेटा एनालिस्ट पूरा बन जाएगा, जो डेटा बैंक तैयार हो जाएगा, उसके बाद की कार्य योजना है कि आपके साथ कितने कौन से वर्ग के लोग ज्यादा जुड़े हुए हैं, किस वर्ग के किस व्यवसाय के लोग आपके साथ ज्यादा जुड़े हैं और किस व्यवसाय ने आपके ऊपर ज्यादा दिलचस्पी दिखाई है। तो इसको लेके भी आगे की जो रणनीति है उसमें भी कहीं ना कहीं बहुत इंपॉर्टेंट रोल ये काम करने वाला है। हालांकि इसको उपयोग में लाया जा रहा है। अब इसके बाद आज यहाँ लखनऊ में इसकी पहली कार्यशाला हुई थी जिसमें सभी जिला अध्यक्ष, जिला संयोजक, जिला प्रभारी यहाँ पे आ गए थे। अब माना जाए कि हर जिले में ये बैठक की जाएगी और साथ ही साथ हर मंडल में भी ये पूरी तरीके से शुरुआत कर दी जाएगी। मिशन 2024 है 80 में से 80 सीट जीतने का संपूर्ण कमल की जो तैयारी है उत्तर प्रदेश बीजेपी की, उसमें कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं जिस तरीके से 2014 से लगातार भारतीय जनता पार्टी सोशल मीडिया, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज करते आ रही है। एक कदम और तमाम राजनीतिक दल हैं जो अपने प्रचार प्रसार करते हैं, पर जिस तरीके से डेटा बैंक और डेटा एनालिसिस की बात की जा रही है ओपनली फोरम पे, उसमें बीजेपी ने आज दिखा दिया कि किस तरीके से अग्रणी भूमिका निभाती जाती है। और एक हेल्पलाइन नंबर दिया गया है जिसमें आप मिस कॉल करेंगे तो आपकी पूरी डेटा एनालिसिस आ जाएगी, आप नए कार्यकर्ताओं को जोड़ सकते हैं। एक बारकोड, जिस तरीके से यूपीआई ऐप को हम लोग यूज करते हैं, बारकोड को स्कैन करके आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी, उस माध्यम से पूरा की जाएगी। हालांकि शुरुआत इसकी पहले कार्यकर्ताओं से की जा रही है, उसके बाद उन तमाम कार्यकर्ताओं के द्वारा नए जो कार्यकर्ता हैं जो नए परिवार से, भारतीय जनता पार्टी परिवार से जोड़ने की जो कवायद की जा रही है उसको लेकर रखा गया है कि 3.5 करोड़ के लोग होंगे, कुछ नए लोगों को जोड़ने की कवायद रखी गई है। साथ ही साथ आपको बता दूं कि जिस तरीके से तमाम कार्यकर्ता थे जो जमीनी स्तर पर काम करते थे पर उनका काम शायद शीर्ष नेता तक नहीं पहुंच पाता था या नहीं दिखा पाते थे, अब इस प्लेटफॉर्म के द्वारा जो सबसे अधिक कार्यकर्ता इसमें भूमिका निभाएंगे या कहेंगे अच्छी परफॉर्मेंस करेंगे, उनको रेटिंग दी जाएगी और उनको शीर्ष नेतृत्व के द्वारा उनको पुरस्कृत भी किया जाएगा, उनको हाईलाइट किया जाएगा। तो कहीं ना कहीं एक जो मैकेनिज्म यूज किया गया है, जो हमने देखा है तमाम जगह होता है कि आप अच्छा काम करते हैं, आपको नवाजा जाता है, आप बेस्ट परफॉर्मेंस के रूप में देखा जाता है, वो भी एक कहीं ना कहीं इसमें जरूर इंप्लीमेंट किया जाएगा। तो एक आम कार्यकर्ताओं को जिस तरीके से बूथ लेवल पे था, अब पन्ना प्रमुख है, एक एक कार्यकर्ताओं को इंपॉर्टेंस दी जा रही है कि आप 4 से 5 लोग को जोड़ेंगे। 10 का लक्ष्य रखा गया पर माना जा रहा है 6 से 7 लोगों को, नए लोगों को जोड़ने का आपको एक निर्धारित लक्ष्य दिया गया है। और उसके साथ ही उनको मतदाताओं को मत केंद्र तक लेके जाने की, मतलब कि भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट दिलाने की जो कवायद की जा रही है उसमें ये एक नया क्या कह सकते हैं, एक नया कदम है, पहल की गई है भारतीय जनता पार्टी द्वारा। कितना सक्सेसफुल होता है और आने वाले समय में 2024 में 80 में से 80 का जो मिशन का जो लक्ष्य है संपूर्ण कमल का, उसमें कितना फायदेमंद होगा ये आने वाला वक्त बताएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश की जो भारतीय जनता पार्टी है वो इस ठंड के मौसम में भी आप कहेंगे तो राजनीतिक गर्मी आपको महसूस होने लगी है। 2023 का दूसरा दिन था जब से ये पूरी शुरुआत की थी। BL संतोष यहाँ पे आए थे, उन्होंने प्रवास किया था। संघ के कार्यवाहक हैं दत्तात्रेय हंस बोले, वो यहाँ पे आए थे। JP नड्डा राष्ट्रीय अध्यक्ष चुने आते हैं, उसके दूसरे दिन सबसे पहला राजनीतिक दौरा गाजीपुर में करते हैं, जो कि 2019 में भारतीय जनता पार्टी के खेमे में वहां पे सीट नहीं आई थी, 2022 में भी वहां पे अच्छा परफॉर्मेंस नहीं किया था। तो पूरी स्ट्रेटेजी बनी हुई है, इसको इंप्लीमेंटेशन करने के लिए, धरातल पे आने के लिए ये पूरी तैयारी की गई है। और माना जाता है कि 2024 के लिए जो रणनीति बनाई गई है उसको अब धरातल पे कैसे उतारा जाए, उसमें एक कदम आगे भारतीय जनता पार्टी बन चुकी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मनीष इन तमाम जानकारियों को साझा करने के लिए। चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंडमान और निकोबार के 21 बड़े द्वीपों का नामकरण किया है। इसमें खास बात यह है कि इन द्वीपों को परमवीर चक्र विजेताओं के नाम से जाना जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री ने कहा कि अंडमान की ये धरती वो धरती है जहां पहली बार तिरंगा फहराया गया था, जहां पहली बार स्वतंत्रता भारत की सरकार बनी। आज नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती है। देश इस दिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाता है। अंडमान की पहचान को गुलामी की निशानियों से जोड़कर रखा गया था। हमारे आइलैंड्स के नामों तक में गुलामी की छाप थी, पहचान थी। मेरा सौभाग्य है कि 4-5 साल पहले जब मैं पोर्ट ब्लेयर गया था तो वहां मुझे 3 मुख्य आइलैंड्स को भारतीय नाम देने का अवसर मिला था। आज रॉस आइलैंड,
नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप बन चुका है। हैवलॉक और नील आइलैंड स्वराज और शहीद आइलैंड्स बन चुके हैं। और इसमें भी दिलचस्प ये कि स्वराज और शहीद नाम तो खुद नेताजी का दिया हुआ था। इस नाम को भी आजादी के बाद महत्व नहीं दिया गया था। जब आजाद हिंद फौज की सरकार के 75 वर्ष पूरे हुए तो हमारी सरकार ने इन नामों को फिर से स्थापित किया था। साथियों, आज 21वीं सदी का ये समय देख रहा है कि कैसे जिन नेताजी सुभाष को आजादी के बाद भुला देने का प्रयास हुआ, आज देश उन्हीं नेताजी को पल पल याद कर रहा है। तो वहीं द्वीप के नामकरण पर विवेक ओबरॉय ने ट्वीट कर लिखा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 126वीं जयंती पर अंडमान निकोबार के 21 द्वीपों का नाम बदलकर 21 परमवीर चक्र पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित करने के फैसले के बारे में सुनकर बहुत गर्व हुआ है। मातृभूमि के लिए इन वीर जवानों ने अपना सब कुछ न्यौछावर किया। वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सूबे की राजधानी लखनऊ स्थित परिवर्तन चौक पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस की जयंती के मौके पर उन्हें याद करते हुए उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण किया। इस दौरान सीएम योगी ने कहा कि आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवतार आए थे जिसके माध्यम से नेताजी सुभाष चंद्र बोस भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन इससे इतर नेताजी ने हमेशा क्रांति का मार्ग चुना। देश नेताजी के योगदान को कभी नहीं भूल सकता। आज पूरा देश आजादी के महानायक नेताजी सुभाष चंद्र बोस को उनकी पावन जयंती पर स्मरण करते हुए नमन कर रहा है। देश की आजादी के आंदोलन में नेताजी के द्वारा किए गए योगदान के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में 23 जनवरी की तिथि को पराक्रम दिवस के रूप में आयोजित करने और इसके माध्यम से नेताजी के योगदान के प्रति पूरे देशवासियों की कृतज्ञता ज्ञापित करने का एक अवसर पूरे देशवासियों को प्रदान किया। आज पूरा भारत नेताजी सुभाष चंद्र बोस के प्रति अपनी कृतज्ञता ज्ञापन पराक्रम दिवस के प्रति विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यक्रमों के माध्यम से कर रहा है। आजादी के आंदोलन के दौरान अनेक ऐसे अवसर आए थे जिन्होंने नेताजी सुभाष चंद्र बोस को, जिसके माध्यम से वह भारत की राजनीति में स्थापित हो सकते थे, लेकिन उससे इतर उन्होंने सदैव क्रांति का मार्ग चुना। देश के प्रत्येक नागरिक के मन में राष्ट्रभक्ति का भाव पैदा हो और हम सब अपनी राष्ट्रीयता के मार्ग का अनुसरण करते हुए नेशन फर्स्ट के इस भाव को सदैव अंगीकार कर सके। वह सदैव इस बात के पक्षधर थे, न केवल भारत के अंदर बल्कि दुनिया के अंदर अनेक देशों में रह करके, जर्मनी है, जापान है, सिंगापुर है,
इन सभी देशों में, दुनिया के तमाम देशों में वैर करके वहां के भारतवंशियों के साथ मिलकर के भारत की आजादी का अलग जगाते रहे। आजाद हिंद फौज नेताजी सुभाष चंद्र बोस कि भारत की आजादी के लिए जिन मार्गों का उन्होंने उस कालखंड में अनुसरण किया था, उसका एक उदाहरण है। नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने उस समय जो स्लोगन दिए थे, चाहे वह दिल्ली चलो का नारा हो, चाहे वह जय हिंद का नारा हो, जो आज भी हम सब के अंदर एक नया रोमांच पैदा करता है, और चाहे इस देश के युवाओं के मन में इस भाव को पैदा करने के लिए कि देश की आजादी के लिए जो उन्होंने दिया था, जो भारत के प्रत्येक जवान पर वो नारा अक्सर सुनने को मिलता है कि तुम मुझे खून दो, मैं तुम्हें आजादी दूंगा, यह अपने आप में ही हर भारतवासी को रोमांचित कर देता है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं। समाजवादी पार्टी को इस पर बयान देना चाहिए कि ये उनका विचार है या पार्टी का विचार है। समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के साथ और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे अयोध्या में श्री राम की जन्मस्थल पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या आतंकवादियों के मुकदमे वापस लेना हो। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव को इसका जवाब देना चाहिए। की तत्कालीन एक्शन होगा। प्रसाद मौर्य जैसे लोग विक्षिप्त हैं और समाजवादी पार्टी को उन्हें उस पर बयान देना चाहिए अखिलेश यादव जी को कि ये उनका विचार है या उनकी पार्टी का स्टैंड है, पार्टी का विचार है। क्या सरकार भी कोई एक्शन लेगी? समाजवादी पार्टी हमेशा देश विरोधी लोगों के और समाज विरोधी लोगों के साथ खड़ी रही है, चाहे अयोध्या में भगवान श्री राम के जन्म स्थान पर कार सेवकों पर गोली चलवाना हो या धार्मिक जो हमारे मठ मंदिर हैं उन पर आतंकवादी हमले और आतंकवादियों के पक्ष में समाजवादी पार्टी की तत्कालीन सरकारें खड़ी होना, उनके मुकदमे वापस लेना, ये तो देश की न्यायपालिका का धन्य है। न्यायपालिका जिसके कारण वो आतंकवादी के मुकदमे उनके वापस नहीं हो पाए। और हमेशा जितने भी धार्मिक तीज त्योहार हमारी यात्राएं हैं उनको प्रतिबंधित करने का काम समाजवादी पार्टी रही है, ये उनका इतिहास है। एक्शन होगा। तो वहीं अयोध्या में बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य को नसीहत दी है। उन्होंने कहा कि किसी भी धर्म ग्रंथ पर टिप्पणी करने का अधिकार किसी को नहीं है। सभी ग्रंथ अपनी जगह सही हैं। जब से दुनिया बनी है तब से ग्रंथ बने हैं। रामचरितमानस पर टिप्पणी करना गलत है। अगर हनुमान जी को गुस्सा आया तो उसका अंजाम बुरा होगा। सवाल जो है धार्मिक ग्रंथ का है, चाहे हिंदू का हो, चाहे मुसलमान का हो, चाहे सिख का हो, चाहे ईसाई का हो। धार्मिक ग्रंथ के बारे में किसी को भी जो है टिप्पणी करने का जो है अधिकार नहीं है, क्योंकि हर धर्म जो है अपनी जगह पे जो है दुरुस्त है। और ये धर्म की परंपराएं जो है जब से दुनिया कायम हुई है तब से चलती आ रही है। आज जो है धार्मिक जो है ग्रंथ के ऊपर लोग टिप्पणी कर रहे हैं। हमें चाहते हैं कि धार्मिक ग्रंथ जिस पे लिखा हुआ है रामचरितमानस, तो रामचरितमानस का जो है अपमान करना, अगर हनुमान जी को गुस्सा आया तो वो अपना अंजाम। तो वहीं दूसरी ओर स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर सपा प्रवक्ता फखरुल हसन चांद की प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने अपने बयान में कहा है कि वो उनका निजी बयान है। समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। समाजवादी पार्टी सभी धर्मों का, सभी परंपराओं का सम्मान करती है। जहां तक स्वामी प्रसाद मौर्य जी के बयान का सवाल है, स्वामी प्रसाद मौर्य जी ने अपने बयान में कहा कि वो उनका निजी बयान है, समाजवादी पार्टी का उससे कोई लेना देना नहीं है। और धर्म पे धर्म गुरु बात करे वो अच्छा है। समाजवादी पार्टी नौजवानों की, किसानों की, बेरोजगारों की, महंगाई से परेशान जनता की आवाज को उठाती रहेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य के बयान पर अपर्णा यादव की प्रतिक्रिया भी सामने आई। शबरी के झूठे बेर खाकर श्री राम ने जात पात के भेदभाव को तोड़ा है। झूठे बेर खाकर सतयुग में उन्होंने एक परम उदाहरण दिया है। श्री राम भारत के चरित्र हैं, किसी एक धर्म या मजहब के नहीं है। कोतवाली क्षेत्र के नुमाइश ग्राउंड में हो रहे कार्यक्रम में पहुंची थी अपर्णा यादव और इस दौरान उन्होंने ये बातें कही।
रामचरितमानस एक ऐसा ग्रंथ है जो कितनी भाषाओं में लिखा गया है और कितना बृहत है। इसको जब भी पढ़ता है व्यक्ति और जब भी इसका जो है चित्रण देखता है, टीवी पर हो, मंच पर हो, तो हमेशा नया जैसा प्रतीत होता है। इस तरीके की बात किसी भी राजनेता के कहने के लिए मुझे नहीं लगता कि ये उचित है, और इस तरीके की मानसिकता रखना रामचरितमानस के बारे में, ये बहुत ही निकृष्ट मानसिकता है। ये अपने आप के चरित्र के बारे में वो दर्पण कर रहे हैं, और मैं समझती हूँ कि राम जी ने बहुत बड़ा उदाहरण दिया था जब उन्होंने सबरी के बेर खाए थे, और वो भी जूठे बेर खाए थे। मैं समझती हूँ कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं, उन्होंने रामचरितमानस को पढ़ा ही नहीं, और पढ़ा क्या, उसको जीने का एक ढंग होना चाहिए। आज भी हम लोग ये कहते हैं कि राम जैसा ही हमारा पुत्र हो, अगर पुत्र हो तो श्री राम जैसा हो। गाजियाबाद की साहिबाबाद पुलिस ने अवैध रूप से बेचने के लिए लाए गए 4 बाज और 1 चील बरामद किए हैं। जानकारी के मुताबिक पीपल्स फॉर एनिमल्स के कार्यकर्ताओं की तरफ से तस्कर को बुलाया गया था। दरअसल पीपल्स फॉर एनिमल्स को ये जानकारी मिली थी कि दिल्ली के जामा मस्जिद पर कुछ लोग जो प्रतिबंधित पक्षियों की खरीद फरोख्त करते हैं, ऐसे में पीपल फॉर एनिमल के कार्यकर्ता गौरव गुप्ता ने ट्रैप कर उन्हें गाजियाबाद बुलाया और इनकी जानकारी पुलिस को दे दी। पुलिस ने प्रतिबंधित पक्षियों के तस्कर को गिरफ्तार किया है। वहीं प्रतिबंधित पक्षियों को वन विभाग के हवाले कर दिया है। पक्षी तस्कर से पूछताछ जारी है। मामला ये है कि हमें 10-15 दिन से सूचना मिल रही थी कि जामा मस्जिद शाना क्षेत्र में एक व्यक्ति रहता है शमीम, जो पशुओं का तस्कर है और बर्ड्स की दलाली करता है। तो उस व्यक्ति से हमारे लोगों ने संपर्क करा कि भाई हमें बाज चाहिए, क्योंकि वो बाज खुलेआम बेच रहा था। तो उसने एक व्यक्ति का हमें दिया कि ये इससे आप संपर्क कर लो, ये मेरा आदमी, ये आपको डिलीवरी कराएगा। ये पंजाब का व्यक्ति था और इसके अंदर 2-3 लोग हैं। एक विकास गौतम इसके साथ मिला हुआ है, और एक क्या नाम बता रहा था, कमलदीप और राठौर है कोई, ये इन सबका गैंग है। ये क्या करते हैं कि पंजाब के अंदर पाकिस्तान से जो बिल्कुल जुड़े हुए सीमावर्ती इलाके हैं, वहाँ से ये बाज पकड़ के लाते हैं और उन बाजों को ये बेचते हैं। तो हमारा इससे सौदा हुआ, तो ये 5 बाज देने के लिए तैयार हो गया कि मैं आपको 5 बाज दे दूँगा, एक बाज का 1 लाख रुपये। ये देखिए देश की सुरक्षा से जुड़ा हुआ कितना गंभीर मामला है कि 26 जनवरी बिल्कुल आने वाली है, और आपने सुना होगा कि कभी पाकिस्तान से बाज आ रहा है, उसमें ड्रोन बंधा हुआ है, कभी किसी में कुछ बना हुआ है। तो ये इस तरीके से कैसे तस्करी हो सकती है। PFA ऑर्गेनाइजेशन जो है, जो एनिमल के लिए काम करती है, उस संस्था के द्वारा लोकल पुलिस को ये सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति बाज के साथ आएगा यहाँ पे, उसको ट्रैप करके उसके द्वारा बुलाया गया था। इस सूचना पे मोहन नगर के पास पुलिस पहुंची थी और उस व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है, जिसके कब्जे से 5 बाज और 1 चील बरामद किया गया है। PFA संस्था के व्यक्ति के द्वारा ही इस संबंध में तहरीर दी गई है, जिसके लिए मुकदमा पंजीकृत किया जा रहा है और अग्रिम वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। PFA ऑर्गेनाइजेशन जो लखनऊ के कमलाबाद बढ़ौली गांव में एक घर में आग लग गई, जिसमें एक महिला आग की चपेट में आने से झुलस गई। घायल महिला को अस्पताल भेजा गया है। स्थानीय लोग की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया है। तो लखनऊ का ये पूरा मामला है, जहां आग का तांडव देखने को मिला और इस दौरान एक महिला झुलस गई। तो घायल महिला को अस्पताल में कराया गया भर्ती। लखनऊ से ये पूरा मामला आपको बता रहे हैं, जहां पर किस तरह से आग लगी और आग लगने से एक महिला इस दौरान झुलस गई आग की चपेट में, जिसके बाद घायल महिला को अस्पताल भेजा गया। स्थानीय लोगों की सूचना पर पुलिस और फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पाया। हालांकि आग किस वजह से लगी है, इसकी तस्वीर अभी साफ नहीं हो पाई है। अब खबर मैनपुरी से है, जहां जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। 3 और आरोपियों की गिरफ्तारी में जुटी है पुलिस। जमीनी विवाद में बीजेपी नेता के भाइयों ने की थी फायरिंग। वारदात में 5 लोग हुए थे घायल। थाना क्षेत्र किशनी के शमशेरागंज की ये पूरी घटना है। तो 3 और आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी हुई है। जमीनी विवाद में बीजेपी नेता के भाइयों ने फायरिंग की थी
तो वारदात में 5 लोग घायल हुए थे। मैनपुरी से यह बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। थाना क्षेत्र किशनी के शमशेरगंज की यह पूरी घटना है। जानलेवा हमला करने के मामले में 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जमीनी विवाद बताया जा रहा है। 3 और आरोपियों की तलाश लगातार पुलिस कर रही है। जमीनी विवाद में बीजेपी नेता के भाइयों ने फायरिंग की और इस फायरिंग में 5 लोग घायल हो गए। इस दौरान 2 की गिरफ्तारी हो गई है। अभी 3 की तलाश की जा रही है। बुलंदशहर जिले के स्याना में एक निजी स्कूल में कक्षा 3 में पढ़ने वाला एक छात्र ने योगी बाबा का बुलडोजर बनाया है, जिसे डेमोन्स्ट्रेशन में रखा गया है। छात्र का नाम यश है और उसने प्रेशर से चलने वाला बुलडोजर बनाया है। तो बुलंदशहर की ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जहां एक छात्र ने किस तरह से बाबा का बुलडोजर बनाया है। स्याना के एक निजी स्कूल में छात्र यश द्वारा ये बुलडोजर बनाया गया, जिसमें लिखा हुआ है योगी का बुलडोजर। चलिए, 4 के चक्रव्यूह में मेरे साथ फिलहाल इतना ही। बने रहिए न्यूज़ 1 इंडिया के साथ।